हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और जय श्री राम सभी प्यारे एस्ट्रोलॉजी के प्रेमियों को। मेरा नाम है अवनी जैन और आज एस्ट्रोलाइज सूत्रा के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों होती है मून की महादशा और प्लैनेट्स की महादशा से बहुत अलग। और इस विषय के बारे में हमें समझाने वाले हैं आपके चहीते और मेरे भी नितिन कश्यप सर। स्वागत है सर आपका आपके ही अपने एस्ट्रोलाइज सूत्रा में। थैंक यू सो मच अवनी, मेरे ही फोरम पर मेरा स्वागत करने के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज सर। सर, जैसे कि हम इस टॉपिक के बारे में आगे जाके बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग जानते भी नहीं है कि महादशा होती क्या है ढंग से, उनके लिए एक बार महादशा का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। देखो, अच्छी बात है, जो बिल्कुल फ्रेशर है उन्हें पता होना चाहिए। जब हम किसी चार्ट को देखते हैं तो उसमें हमें अलग अलग हाउसेस में अलग अलग प्लैनेट बैठे नज़र आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ ग्रे शेड। अब महादशा क्या होती है, वो ये बताती है कि किस टाइम पीरियड में किस ग्रह का फल मिलेगा। जैसे अवनी तुम भी जानती हो, हमने भी देखा है, किसी का भी जीवन एक जैसा थ्रू आउट नहीं रहता, अप्स एंड डाउन आते ही हैं। तो यहाँ पर महादशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। महादशा से हमें ये पता लगता है कि इसके जीवन में कब उतार आएगा, कब चढ़ाव आएगा। तो महादशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर, ये तो सारी बातें हो गई कि महादशा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसा कि आपने कहा हर किसी की लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती। राइट। क्योंकि अलग अलग उनके टाइम होते हैं महादशा के, कि कोई प्लैनेट कितने साल चलेगा, कोई प्लैनेट कितने साल चलेगा। तो एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए कि मून कितने साल चलता है। मून की दशा रहती है लाइफ में लगभग 10 साल। 10 साल 10 साल सर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन 10 सालों में मून क्या चेंजेस करता है, क्या इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है हमारे को? क्यों हम लोग मून के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं कि हाय भाई मून की महादशा आ गई, अब तो कुछ अजीब हो जाएगा? क्यों? देखो, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए पहले तो दर्शकों का धन्यवाद, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आते तो हमें भी नहीं समझ में आता है कि किस टॉपिक पर बनाना है। अब अगर मैं विषय पर आऊँ तो मून बाकी सारे प्लैनेट में बहुत खास है। जैसा कि आप क्लास में भी पढ़ते हैं और भी आप जानते हैं कि इमोशंस जो होते हैं किसी इंडिविजुअल में, वो हम मून से देखते हैं। और मून एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत जल्दी बदल भी जाता है, जिसका साइज़ चेंज होता रहता है, जिसकी स्पीड बहुत तेज़ है अगर हम अर्थ से उसको देखें तो। उस लिहाज से इसकी महादशा में बहुत अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव आने के योग बनते हैं। तो इस वजह से मून की महादशा को आप बाकी सारे प्लैनेट से अलग करके देख सकते हैं। तो मून की दशा एक तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है, ठीक है, और दूसरा इमोशनल इम्बैलेंस होने को भी दिखाती है कि नेटिव के नेचर में यू कैन फील द डिफरेंस कि पहले कभी जल्दी गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा डल फील कर रहा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन प्लैनेटरी पोजीशन वो वेरी करता है। एक बात और अवनी, मुझे बताइए कि मून को एक साइन को क्रॉस करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? वैसे तो 2 days 15 हाँ, सवा दो दिन के आसपास, यू आर राइट। सो 2.25 दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने मून पूरी कुंडली में घूम जाएगा, 12 भावों से घूम जाएगा। अब अगर आपका महादशानाथ, जिसकी महादशा 10 साल चलनी है, वो इतनी जल्दी वेरी करेगा ट्रांजिट में, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर आता है। इस वजह से मून की महादशा बाकी ग्रहों से अलग है। बाकी ग्रह थोड़ा धीमा चलते हैं, टाइम लगाते हैं, तो उनके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, आपकी कुंडली में जो भी नवग्रह बैठे होंगे वो उन्हीं 12 राशियों में होंगे। तो यानी मून जो कि महादशानाथ है, हर महीने किसी न किसी हर महीने हर प्लैनेट से मिलेगा। वो सैटर्न के ऊपर से भी जाएगा, वो मरकरी के ऊपर से भी जाएगा। तो इस वजह से वो कभी पीड़ित होगा, कभी खुश होगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा उसे। ये भी रीज़न है कि हम चंद्रमा की महादशा को बाकी महादशाओं से अलग करके देखते हैं। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि मून बाकी प्लैनेट के मुकाबले इमोशन को सिग्निफाई करता है। तो वो एक बाकी सारे प्लैनेट एक तरफ, चंद्रमा अलग ही ग्रह है। सर, जैसा कि हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि चंद्रमा माँ को भी दिखाता है, राइट। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे बहुत ज़्यादा अनबन के हमारे योग बन सकते हैं, या फिर क्या इमोशंस क्या रहेंगे उस टाइम पे रिलेशंस को लेके? रिलेशन को लेके देखो, जैसे मैंने कहा, मूड स्विंग के चांसेस हाई रहते हैं एक। और खाली मैं इसके लिए इंडिविजुअल को नहीं दोष दूंगा, कई बार हमारे आसपास की परिस्थितियाँ भी बड़ी जल्दी बदलती हैं, तो उन बदलाव की वजह से आपके नेचर पर इम्पैक्ट पड़ता है।
अब अगर आपके नेचर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप आसपास के लोगों से जिससे भी इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ आपके इंटरेक्शन पर भी इम्पैक्ट आएगा। जो आपके सगे संबंधी है, जो आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते, जैसे कि आपकी माँ, आपके पिता और बाकी ऐसे लोग, वो तो आपको झेल लेंगे, लेकिन जो बाकी लोग बच गए उनके साथ आपको परेशानी आती है। तो थोड़ा सोशल होने में दिक्कत आती है जब चंद्रमा की महादशा चल रही है। सर जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आपने बोला कि मून हर प्लैनेट पे से 2.5 दिन में चेंज होएगा, जाएगा, प्लैनेट से मिलेगा, लेकिन मून कईयों की कुंडलियों में एग्जॉल्टेड होता है, कईयों में डेबिलिटेटेड होता है, कुछ में कंबस्ट होता है। तो वो कैसे मतलब लाइक खेल खेलने वाला है उधर? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हर एक इंडिविजुअल के चार्ट में चंद्रमा की अलग अलग स्थिति हो सकती है। कोई उच्च का होगा, किसी में स्वराशि का होगा, केंद्र में, त्रिकोण में, 6, 8, 12 में। जिनकी कुंडली में चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है, मतलब जब वो पैदा हुए तो अमावस्या के पास का जन्म था, या चंद्र शनि का योग था, या ऐसा कोई और योग है, उस पर जो अभी हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में पूर्णिमा के पास का चंद्रमा है, 2-3 शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो वहाँ पर इतना चिंता करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि मून से एक बात समझना, जब कभी तूफान आता है तो जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं, जिनकी नींव कमज़ोर होती है, वो उड़ जाते हैं। जिनकी नींव मजबूत होती है वो बड़े बड़े तूफान भी झेल लेते हैं। सिमिलरली जिनके चार्ट में मून अच्छी पोजीशन में है, सो कॉल्ड अच्छी पोजीशन, जैसे पूर्णिमा के पास का शुभ ग्रह सदृश, तो उनमें क्या होगा, वो चंद्रमा की दशा आएगी चली जाएगी, कोई इतना ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पता लगेगा। टाइम उनका भी हल्का आएगा, लेकिन वो वहाँ पर स्टैंड भी ले पाएंगे, रिलाय कर पाएंगे और दिक्कत नहीं आएगी। वहीं जो दूसरा आपने कहा, जिनकी चंद्रमा नीच का है, पीड़ित है, कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या का है, उनके केस में वी कैन फील द डिफरेंस कि यार इनकी तो लाइफ चेंज हो गई पूरी। सर जैसा कि आपने हमें एक योग पढ़ाया था जहाँ पे चंद्र पे या तो कोई दृष्टि ना हो या फिर कोई आसपास प्लैनेट्स ना बैठे हो, तो उस योग को क्या बोलते थे? केमुद्रम। हाँ, तो केमुद्रम योग को तो केमुद्रम योग अगर किसी के बना हो कुंडली में, आप मानिए, और तब उसकी मून की महादशा आ जाए, तो फिर क्या होगा? अकेलापन, उदासीन हो जाना, अकेलापन, किसी का साथ ना मिल पाना। लेकिन सर अभी तो हम लोगों ने ये बात करी कि मून जो है वो बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ होता हुआ निकलेगा, तो क्या उसे उन प्लैनेट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा? ओके, देखो, पहली चीज़ ये समझो, जिस ग्रह की महादशा है, आपने 2 पॉइंट यहाँ पर एक के बाद एक रेस किया। पहला आपने कहा कि बर्थ चार्ट में उसकी पोजीशन क्या मैटर करती है, तो मेरा जवाब था हाँ करती है। अगर स्ट्रॉन्ग चार्ट होगा वहाँ पर प्रॉब्लम कम आएगी, जहाँ वीक चार्ट होगा वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। अब आपने उस पर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एक चार्ट जिसमें केमुद्रम योग है, जिसके चंद्रमा अकेला बैठा है, उसके आसपास कोई नहीं है, उससे केंद्र में कोई नहीं है, उस और कोई देख भी नहीं रहा, ऐसी परिस्थिति में उसकी चंद्रमा की दशा कैसी जाएगी? तो हम कह रहे हैं क्योंकि बर्थ चार्ट में मून अकेला है और वीक है, इस वजह से जातक को उस दशा में अकेलापन फील होगा। एक और अवनी खास बात बताता हूँ, फॉरगेट अबाउट मून महादशा, आपकी किसी भी ग्रह की महादशा हो, वो अगर कुंडली में अकेला बैठा है, उसे कोई नहीं देख रहा, तो आप उस व्यक्ति को ये कहिए, इस महादशा में जो भी करोगे खुद करना पड़ेगा, नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। ये थंब रूल है कि अगर मेरा महादशानाथ अकेला है, किसी के साथ नहीं है, कोई उसे देख नहीं रहा, तो इस महादशा में एक तो आपको अकेले अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा और अकेलेपन का एहसास होगा। अब इसमें ये ज़रूर हो सकता है, कई लोगों को अकेलापन पसंद होता है, सैटर्न को पसंद है कि भाई अकेले ही रहना हो तो बहुत बढ़िया है, सबके साथ में जेलअप होने में दिक्कत आती है। तो अगर वो परिस्थिति है तो वो खुश रहेगा। और ऐसा कोई प्लैनेट है जिसे सपोर्ट चाहिए, जैसे कि मून, अगर वो अकेला है तो वहाँ पर यू कैन फील द लोनलीनेस कि यार मेरे साथ कोई है नहीं, कोई मुझसे पूछता नहीं, वो वाली फीलिंग आती है। अब जो आपने दूसरा इसी में क्वेश्चन जोड़ा कि सर लेकिन वो मिलेगा तो बहुत सारे ग्रहों से, मिलने से वो वीक और स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। उसी चेंज के लिए ही आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई अगर चंद्रमा की महादशा आ रही है और आप किसी जॉब में हैं जहां पर आपको लगता है कि हर 10 तारीख को सैलरी आ जाती है, तो चंद्रमा की दशा में उतार चढ़ाव आएंगे, रेडी हो जाओ उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो अप एंड डाउन आने वाला है। जहाँ तक अगेन वो वाली है कि केमद्रुम योग है, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो वहाँ पे जो डाउन आएगा वो थोड़ा एक्सट्रीम आएगा और जो अप आएगा वो इतना अप भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा चंद्रमा देख लीजिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सर, जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे शनि के बारे में, अगर शनि
और मून थोड़ा 7.5 में आ जाए हम्म तो फिर क्या होने वाला है, और वो भी मून की महादशा में? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। अभी तक का जो मेरा अनुभव है मैं उसके बारे में बताता हूँ। जब चंद्रमा गंडमूल नक्षत्र में हो, 6 नक्षत्र हाँ जी, होते हाँ हैं जी, जिन्हें हाँ जी। गंडमूल कहते हैं, और चंद्रमा की दशा हो और 7.5 आ जाए, ये तीनों इकट्ठे मिल जाए, मैंने ऐसे व्यक्तियों को इतना परेशान देखा है कि वो कहते हैं भाई हम जी क्यों रहे हैं हमें पता नहीं है। मतलब लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन, इतने हर्डल, इमोशनल सेटबैक। आई रिमेंबर वन चार्ट जिसमें कैंसर असेंडेंट था, कर्क लगन की पत्रिका, लगन में ही चंद्रमा, आश्लेषा का, चंद्रमा की महादशा, और आई गेस 2002 के आसपास या 3 की बात है जब सैटर्न ये कैंसर और लियो के ऊपर से गुजर रहा था। मतलब 7.5 भी थी, आश्लेषा भी था, गंडमूल भी था और चंद्रमा की महादशा भी थी। वो जातिका ने उस समय सुसाइड अटेम्प्ट किया अपनी लाइफ की परेशानियों की वजह से, पारिवारिक परेशानियों की वजह से। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति ऐसा करता है और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं ना टूटना या वीकनेस फील करना कि भाई कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या होगा मेरी लाइफ का, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और अवनी एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि देखिए हमने शुरुआत की थी कि मून एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और मून किन किन ग्रहों के ऊपर से जाएगा इस वजह से वेरिएशन आएगा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी आपका महादशा नाथ होता है, जब उसके ऊपर से बाकी प्लानिटरी मूवमेंट होती है, जैसे आपने कहा कि चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसी दौरान चंद्रमा के ऊपर से शनि राहु जा रहे हैं या मंगल केतु जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। तो जो आपका सवाल था बहुत अच्छा था। अगर ये दोनों तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उन्हें और सजग हो जाना चाहिए कि भाई ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं जाने वाला। और सर जनरली ऐसा बोलते हैं, कहीं से मैंने सुना था, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर किसी भी प्लैनेट के अंदर महादशा चल रही है और उसी की अंतर्दशा और उसी की प्रत्यांतर दशा आ जाए तो वो टाइम पीरियड अच्छा नहीं होता। तो क्या मून के लिए भी वो अप्लाई करता है? निपुण में आएगा ये, पर चलो अभी आप पूछ लिया है क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी महादशा में उसी का अंतर है, इसके बारे में लघु पराशरी कहती है, एक बुक है क्लासिकल, और उसमें क्या मेंशन किया गया है कि जब किसी महादशा में उसी ग्रह का अंतर है तो वो प्लैनेट जहाँ का लॉर्ड है उसका रिजल्ट नहीं देता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी का लिब्रा लग्न है, लिब्रा असेंडेंट, तुला लग्न, और उसकी चंद्रमा की दशा आई। लिब्रा असेंडेंट में चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड होगा? 10th हाउस। वेरी गुड। तो उसे 10th हाउस रिलेटेड रिजल्ट देने चाहिए, उसकी दशा है। पर लघु पराशरी कहते हैं नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये नहीं देगा। अभी मून सिर्फ मून रहेगा, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, एक इमोशनल प्लैनेट, वो जहाँ बैठा होगा उस घर को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन 10th लॉर्ड की तरह एक्सपेक्टेशन बना के बैठ जाओगे कि मेरे तो करियर लॉर्ड की आई है, अब तो मेरा करियर अच्छा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होना। तो जो आपने कहा कि सेम महादशा में सेम अंतर्दशा रिजल्ट गिविंग नहीं होती है या नेगेटिव जाती है, I'm सॉरी मैं भूल गया आपने क्या कहा, लेकिन अगर ये दोनों वर्ड में से कुछ भी यूज़ किया है तो मैं अग्री नहीं करूँगा। मैं कहूँगा नहीं बच्चे ये नहीं होता है, इसमें उल्टा ये रहता है कि वो जो प्लैनेट के नेचुरल ट्रेट है और वो जहाँ बैठा है केवल उतना रिजल्ट मिलता है, लॉर्डशिप का नहीं मिलता। सर जैसा कि आपने अभी बात किया कि करियर के बारे में बहुत उतार चढ़ाव ला सकते हैं, बट क्या वो बेनिफिट हो सकते हैं या फिर वो बिल्कुल ही काम खराब कर सकते हैं? देखो मैंने ये कहा कि करियर में जो स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 10 तारीख को सैलरी आ जाए, उनके लिए चंद्रमा की दशा इतनी रिजल्ट गिविंग नहीं होगी। लेकिन अवनी जिनके ऐसे प्रोफेशन है जैसे फ्रीलांसिंग या जिसमें अप्स एंड डाउन उसका इंटीग्रल पार्ट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी को मैनेज करते हैं, या व्यापारी हैं जहाँ पे बल्क में सामान जाता है, होलसेलर जिन्हें बोलते हैं कि कभी सामान गया बहुत ज़्यादा गया, कभी नहीं गया तो काफ़ी टाइम तक नहीं गया। जब ये वाले केसेस होते हैं उस सिनेरियो में चंद्रमा की महादशा से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, फ़ायदा बहुत दे सकती है। और एक्टर है, सिंगर है, जिनका भी ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज काम आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट आए तो बहुत काम है, कुछ नहीं आए तो नहीं आए, तो जिनका भी इस तरह का काम है उनके लिए भी ये दशा बहुत अच्छी होती है। तो चंद्रमा से ऐसा नहीं कि करियर सबका बिगड़ जाएगा, सिर्फ उनका जो चाहते हैं कि भाई हम बस बैठे रहें और इस पर्टिकुलर डेट पे सैलरी आ जाए और ज़्यादा काम में कुछ सीखने को ना मिले।
और फाइनेंस रिलेटेड अगर हम बात करें? देखो करियर और फाइनेंस नॉर्मली दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। करियर अच्छा होगा तो फाइनेंस अच्छा हो जाता है, राइट। यहाँ पर फाइनेंस के लिए भी मैं यही कहूँगा कि फाइनेंस में उतार चढ़ाव, कि कभी ऑर्डर आया तो ज़्यादा बड़ा आया जिससे कि गेन हो रहा है, और कई बार ऐसा भी हुआ लीन पैच निकल गया। तो चंद्रमा की महादशा में इमोशनल, फाइनेंशियल, इन दोनों मैटर में अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। यहाँ डिपेंड करता है, या यहाँ एक फैक्टर जो आता है वो ये है कि मून प्लेस्ड कहाँ है। अगर वो मेरे सेकंड हाउस में है तो मेरे फाइनेंस में आएगा, मेरी फैमिली लाइफ में आएगा। अगर वो करियर हाउस में है तो करियर में आएगा। सर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मून ना बहुत दिक्कत दे रहा है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट किया जा रहा है। कुछ ऐसा कुछ है जिससे हम लोग एक्चुअली में मून की महादशा को बहुत बेनिफिट से यूज़ कर लें और कुछ अच्छी सी ग्रोथ पा लें? आप स्टेबिलिटी के ऊपर ग्रोथ को ऑप्ट करो जब चंद्रमा की महादशा चल रही है। मान लीजिए मैं एक कंपनी में कार्यरत हूँ और मुझे वहाँ पर ठीक ठाक सैलरी मिल रही है और मुझे अच्छी मिल सकती है, लेकिन आई डोंट वांट टू चेंज कि अरे अच्छा तो चल रहा है, मुझे कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी रहेगी, अगर आप ऐसा सोचेंगे, तो उस केस में तो चंद्रमा की दशा खराब जाएगी। लेकिन अगर आप रेडी हैं कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं जंप करूँगा, मैं स्विच करूँगा, मैं एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ, मैं फॉरेन ट्रैवल के लिए रेडी हूँ, मैं ट्रैवलिंग के लिए रेडी हूँ, मुझे कहीं भी भेज दो, आई एम रेडी फॉर वर्क, अगर आपका ये एटीट्यूड रहता है तो चंद्रमा की महादशा खराब नहीं जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। एक और बात, अपनी इमोशनल सेटबैक हमें वही लोग देते हैं जो हमसे इमोशनली कनेक्टेड हो। टोटली राइट। अगर हम अपना दायरा बड़ा कर लें उस दशा में, जब हमें पता है कि कमज़ोर चंद्रमा की दशा में हमें अकेलापन फील हो सकता है, तो हम उस पर काम करें। काम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने ग्रुप्स अलग अलग बना के रखें, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है। और लेकिन सर अलग अलग बनाने के चक्कर में सारे ही अगर टूट गए तो? नहीं, जब आप अपनी एनर्जी डेविएट करते हैं ना, फैला देते हैं, तो बहुत कम चांसेस है, कोई आपकी किस्मत ही खराब है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, ऐसे फंड के लिए नहीं कहते, म्यूचुअल फंड के लिए, कि अरे अपना फंड डाइवर्सिफाई कर दो, इधर 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 सब जगह लगाओ, एक झटका देगा तो दूसरा तो रेडी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 3-4 लोगों के साथ इकट्ठे इन्वॉल्व हैं या होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फैमिली में 4 लोगों के अलावा और भी जो लोग हैं उनके साथ कनेक्टेड रहें। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। देखो रूरल इंडिया में हम अपने परिवार के साथ साथ पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसके पड़ोसी में क्या हो रहा है, गांव में क्या चल रहा है, सबसे रिलेटेड होते थे। तो हमारी एनर्जी चैनलाइज बटी हुई थी, अलग अलग लोगों में इंटरेक्ट करते थे, सब सही था। जब से हम शहर में आ गए, फ्लैट सिस्टम में आ गए, हम सिर्फ मैं, मेरी बीवी और मेरा एक बच्चा या 2 बच्चे और मेरे पेरेंट्स, इन 4 लोगों में मैं जी रहा हूँ। और उसमें भी एक बार के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि बीवी और माँ में झगड़ा हो गया, या भगवान ना करे बच्चे को लेके कोई परेशानी आ गई। अगर इस तरह की परेशानी आएगी तो उस परेशानी का जो इंटेंसिटी है, क्योंकि आप सिर्फ 4 लोगों में अपने 24 घंटे दे रहे थे या मोर देन 18 आवर्स 16 आवर्स दे रहे थे, तो वो परेशानी आपको ज़्यादा लगेगी। और वहीं अगर आपने अपना दायरा बड़ा कर रखा है तो आप बैलेंस आउट हो जाएंगे, स्कोप तो रहेगा। तो इसलिए आपने जो सवाल पूछा कि चंद्रमा की महादशा में क्या करें, तो पहला, यू शुड प्रेफर ग्रोथ ओवर स्टेबिलिटी। दूसरा, ट्रैवलिंग करें, थोड़े थोड़े टाइम में बाहर निकल जाएं, शहर घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा पे चले जाएं, जैसे आपका इंटरेस्ट हो। अपना दायरा बड़ा करें, लोगों से मिलें, लोगों से जुड़ें। और इनकेस अगर कोई मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जिम ज्वाइन कर लें, फिजिकल वर्कआउट करें। वाई जिम सर, वाई जिम? कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी तो कर सकते थे, या फिर लाइक वीडियो गेम्स खेल सकते थे, तो वो क्यों नहीं? वीडियो गेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो जिम के साथ आपने बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अग्री करूँगा कि जिम ही नहीं, आप जिम की क्या बोले, जिम हर व्यक्ति जा भी नहीं सकता। अभी भी भारत का एक ऐसा वर्ग है जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता रेगुलर जिम जाना। हम कह रहे हैं शारीरिक श्रम कीजिए, आप खेलकूद में जाइए, सुबह जाके अपने दोस्तों के साथ खेलिए, संडे आप जाके क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, जो भी आपका शौक है। वीडियो गेम जब आप बोलते हो ना अवनी, उस केस में क्या है, फिजिकल वर्कआउट तो हो नहीं रहा, ऑलरेडी स्ट्रेस है। गेम जो वीडियो गेम्स होती है, स्पेशली आजकल तो मैं उस टर्म को बोल रहा हूँ, पहले हमारे टाइम में कैसी गेम आती थी, जैसे टेकन थी, राइट? VRX नहीं, VRX नहीं, मैं बताता हूँ, जिसमें जैसे टेकन थी, एक मैच हुआ, हार गए, दोबारा खेल ली।
क्रिकेट मैच है, फीफा है, वैसे खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल वो स्टोरी लाइनअप वाली गेम होती है जिसमें आप जा रहे हैं, आप उसकी ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे GTA वाई सिटी हो गई, और भी ऐसे कुछ गेम्स हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी तो प्रॉब्लम झेल ही रहे हो, आप उसमें भी जाके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसलिए मैं वीडियो गेम्स स्पेशली नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप चंद्रमा की दशा में स्ट्रेस को कम करने के लिए वीडियो गेम खेलें। बाकी आप दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, ग्रुप में खेल रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। तो क्या सर आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ भाई, अगर आप कपल हैं तो आप प्लीज़ अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को फ्रेंड्स के साथ इस टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने दें? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर आ रहा है, तो इट्स बेटर कि उनके एनर्जी आप डाइवर्ट करें और डाइवर्सिफाई करें, कि वो अपने दोस्तों से मिले, फ्रेंड सर्कल में मिले, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो सर एक और क्वेश्चन कि क्या मून की महादशा पास्ट लाइफ को ट्रिगर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अब ये तुमने टॉपिक पता नहीं जानबूझ के उठाया है या अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ गया कि पास्ट लाइफ के जो हमारे इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो हमारे साथ हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जब उसी ग्रह की दशा आई जो इमोशन को ही डिपेक्ट करता हो, तो वहाँ पर वो हाईलाइट होगा ही होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक ही सिचुएशन को 3 इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। एक को वो चीज़ नेगेटिव लग रही होती है, एक को उसमें पॉजिटिविटी दिख रही होती है, एक को उसमें न्यूट्रल होकर कहता है कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कहाँ से आ रहे हैं? पास्ट लाइफ कर्म है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, वो इमोशन हम कैरी कर रहे हैं, वो इस लाइफ में भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट दे रहे हैं। जब चंद्रमा की महादशा आएगी जहाँ पे लॉजिक नहीं, इमोशन ही हाई रहते हैं, तो वहाँ पर पास्ट लाइफ के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे, या अगर अच्छे थे तो उसकी वजह से भोग, और अगर बुरे थे उसके भी भुगतना वाला भोग, मतलब नेगेटिव वाला भोग, वो आपको चंद्रमा की महादशा में मिलेगा। और शनि भी तो हमारे से सेम ही करवा रहे होते हैं। अब आ जाते हैं, उस पर भी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक दक्षिण भारत के बहुत अच्छे स्कॉलर ने मुझे ये बात कही थी कि तुम उत्तर भारतीय शनि के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए, अरे मेरा शनि की वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर आप शनि और चंद्रमा में कंपेयर करें, शनि जहाँ स्टेबिलिटी है, स्टेगनेंसी भी है बट स्टेबिलिटी है, मून वहाँ पर मन का कारक है जो चंचल है, बदलता रहता है, और ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। और चंद्रमा क्योंकि जल्दी बदलता भी है, तो हम कहेंगे चंद्रमा में आप वो टेंशन स्ट्रेस लेते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर किसी के चार्ट में चंद्र शनि की युति है, जिसको सो कॉल्ड विष योग कहते हैं, विष योग की नेगेटिविटी सैटर्न की महादशा में नहीं मिलेगी आपको। विष योग की नेगेटिविटी आपको मून की महादशा में मिलेगी। और ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? सैटर्न की जब महादशा आई तो आपका महादशा नाथ कौन हुआ? सैटर्न। फाइन, सैटर्न इज पोजिटेड विद अ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। तो हम कह रहे हैं हमारा सो कॉल्ड महादशा नाथ शनि एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठ के उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? महादशा नाथ को तो खुश होना चाहिए, और वो खुश है तो आपको खुशी देगा। अब हम सिचुएशन चेंज करते हैं, अब चंद्रमा की महादशा आई, चंद्रमा हमारा करंट महादशा नाथ, उसके साथ कौन बैठा है? शनि। जो कि एक नेचुरल क्रूअल प्लैनेट है, विरक्ति का कारक ग्रह है, तो आप में विरक्ति के ट्रेट बढ़ा देगा। इस वजह से विष योग के कॉम्बिनेशन में चंद्र की दशा ज़्यादा नेगेटिव जाती है कंपेयर टू सैटर्न महादशा। सर एक क्वेश्चन कि जैसे अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं शनि और मून साथ में बिठा दिया हमने, लेकिन हम ज़्यादा डिटैच होंगे या फिर कोई और प्लान, मतलब कोई और पर्सन, जैसे अगर 7th हाउस में हो रहा है ये शनि और मून का कॉम्बिनेशन, तो हमारा पार्टनर हमसे कहीं ज़्यादा हो, या फिर अगर मदर वाले हाउस में तो मदर ज़्यादा हो और हम नहीं, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखो, इसके लिए पूरा चार्ट देखना पड़ता है। क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सर जैसे अभी आपने कहा कि वीनस सैटर्न मून का कनेक्शन अगर 7th हाउस में है तो मेरे लाइफ पार्टनर में डिटैचमेंट की टेंडेंसी आएगी या मुझ में आएगी। अच्छा, तो कई बार मैं छात्रों का डिस्कशन सुन रहे होते हैं कि ये क्या बोलते हैं, तो कुछ बोलते हैं अरे लगन को देख रहा है, इसमें आनी चाहिए, राइट। कुछ लोग बोलते हैं 7th हाउस में बन रहा है तो 7th हाउस को कैसे छोड़ दें। तीसरा जो तुमने कहा, अगर वो 7th में बनेगा तो सैटर्न की 10th एस्पेक्ट कहाँ जाएगी? सैटर्न की 10th जाएगी 4th पे। 4th पर, आपके इमोशन पर, आपके मन पर, ठीक है।
आपके मन पर जा रही है, आपके इमोशन पर जा रही है, प्लस वो चौथा घर पर भी आ रही है और चौथे के जो कारक है मून को भी अफ्लेक्ट कर रहा है, तो नेटिव पर भी आनी चाहिए। अब इन सब सवालों के जवाब तब मिलते हैं जब हमें ये पता लगता है कि चंद्र और शनि किन किन भावों के स्वामी, ठीक है। इसको ऐसे रैंडमली नहीं बोला जा सकता कि ऐसा हो जाएगा, हमें बोलना होगा कि भैया हमें देखना पड़ेगा लॉर्डशिप कहाँ की है, उस आधार पर कहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे बढ़े उससे पहले देखिए, ये जो चंद्रमा की महादशा की नेगेटिविटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चंद्रमा अलग अलग हाउस, किसी भी हाउस का रूलर हो सकता है कुंडली में, किसी नक्षत्र पर्टिकुलर नक्षत्र में हो सकता है, और भी 10 चीज़ें हैं। उन सब के फल भी नेटिव को मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की मून की दशा खराब जाएगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं मून के जो नेचुरल ट्रेट और मून की जो स्पीड है, उस वजह से ये दशा उतार चढ़ाव को इंडिकेट करती है। बाकी फैक्टर एज इट इज काम करेंगे। वो हो सकता है सेकंड लॉर्ड होकर उच्च का हो तो हम कहेंगे पैसा खूब आएगा, ठीक है। अगर करियर लॉर्ड होकर अच्छी स्थिति में हो तो हम कहेंगे करियर अच्छा रहेगा। तो वो उन प्रिंसिपल को के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वी आर जस्ट सेइंग कि उसकी स्पीड और उसके नेचुरल ट्रेट की वजह से चंद्रमा की दशा खास हो जाती है। और जिसका लग्न ही कर्क हो, हाँ लो बताओ, अब कर्क लगन हो और दशा भी चंद्रमा की आ जाए, ऐसा हाँ कुछ हाँ कर ओके टोटली। तो देखो कर्क लगन चर लगन होता है, मूवेबल साइन है, उसका लॉर्ड भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है सो कॉल्ड। उस स्थिति में अगर चंद्रमा की महादशा आएगी तो ये जो चेंजेस और उतार चढ़ाव है उसको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मैं एक दो केस, वही वाली बात है, हम टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे लेकिन मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। एक हमारे स्टूडेंट है बहुत अच्छे, उनकी मून की महादशा आई और वही वो सैटर्न का ट्रांजिट और वही आश्लेषा वाला कॉम्बिनेशन उन पर भी अप्लाई हुआ। अच्छे भले चलती हुई शॉप उनकी सील हो गई, उन्हें अपना लोकेशन बदलनी पड़ी, रेट का खतरा हो गया, सील हुई तो सील किसी वजह से हुई होगी। वो उन सब कारणों की वजह से उस नेटिव को बड़ा वो टेंशन में बीता वो टाइम। तो हाँ, कर्क लगन के लिए ये चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल इतनी सारी बातें हमने कर ली कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रेमेडीज भी दे दीजिए सर। पहले तो देखो, मैंने कहा ट्रैवलिंग के लिए वो एक रेमेडी है। थॉट प्रोसेस ऐसे रखो कि ग्रोथ को ऑप्ट करना है, ओवर स्टेबिलिटी, 2 हो गई। दूसरा या तीसरा जो मैं कहूँ इस समय, चंद्रमा क्योंकि माँ का कारक है, अगर आपकी माँ जीवित है कोशिश कीजिए उनकी कंपनी, उनकी दुआएं, उनके साथ समय बिताएं। ऐसा क्यों कहते हैं कि माँ की गोद से ज़्यादा सेफ जगह या सब जहाँ पे खुशी मिले और कोई नहीं होती है। तो अगर आपके माँ जीवित हैं तो उनके साथ समय बिताना, उनके साथ टाइम बिताना चंद्रमा की दशा की नेगेटिविटी को डाइल्यूट करता है। अगर भगवान ना करे आपके मदर का देहावसान हो चुका है तो देवी माँ की उपासना बहुत अच्छा फल देती है। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में मून इवन साइन में है तब तो हम कहेंगे कि माँ के मंदिर में जाना, माँ के दर्शन करना बहुत अच्छा फल देता है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, जो भी फेमिनाइन फॉर्म वहाँ पर पूजी जाती है उनकी शरण में जाना ये बड़ा अच्छा फल देता है। अलॉन्ग विद इट इसके साथ साथ एक ये भी होता है कि अगर आप पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन कर सकें, ये उपाय बहुत अच्छा फल देता है, सभी को करना चाहिए। हमारे यहाँ कोजियारी पूर्णिमा या हमारे यहाँ शायद हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। मैं पुणे या नासिक जाओ तो वहाँ उसे कोजियारी पूर्णिमा कहते हैं। उसमें सब शाम के समय खीर शाम को बाहर रखते हैं और ढक कर रखते हैं और कंज्यूम करते हैं। वो आप हर पूर्णिमा को करो, बहुत फ़ायदा देता है। तो ये रेमेडी फ़ायदा देगी। एक सर क्वेश्चन है मेरा, जैसे अगर किसी का जो कैंसर है वो आता है 8th हाउस में, ठीक है, तो मतलब मून उसके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, मतलब लाइक हम लोग उसे इतना अच्छा नहीं मानते। अगर हम उस टाइम पे ये जो चीज़ें आपने कुछ बताई मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो क्या उसका ये भी हो सकता है कि मून हमारा 8th हाउस एक्टिवेट कर दे वो इंस्टेंट, और उधर हमारे तो दिक्कत हो जाएगी सारी। बड़ा फ़ायदा होता है स्टूडेंट को सामने बैठाने से। ये सवाल ना अब वही होता है जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो ये चैट में आ रहे होते हैं, हम कवर कई बार कर पाते, कई बार नहीं कर पाते। पर ये सवाल जो आपने पूछा कि अगर वो 8th लॉर्ड है, हम इसको तीनों तरीके से देखते हैं। 3rd लॉर्ड भी हो सकता है, 8th लॉर्ड भी हो सकता है, 6th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 8th को मैं इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला, देखो अगर 8th लॉर्ड है तो धनु लगन होगा,
धनु लगन में जुपिटर यानी जो लग्न लॉर्ड है और मून दोनों फ्रेंड है, तो वह अपने को वैसे ही टेंशन नहीं है, उसको बल दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं होने वाली। दूसरी बात अवनी, चंद्रमा क्योंकि इमोशन को इंडिकेट करता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, किसी हाउस की नेगेटिविटी को देखने के बावजूद मून को बल देना पड़ता है। क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है, अगर वो एक लाइन आती है, मन चंगा कटौती में गंगा। अगर आप दिल से खुश हैं तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, और अगर आप दिल से उदास हैं तो आपको सब बुरा लगेगा। तो अगर आपको मन के ऊपर काम करना है, अपने मन को बेहतर करना है, तो अगर वो इन केस इवन इफ इट इज़ ओनिंग नेगेटिव हाउस, उस सिनेरियो में भी आपको उसे बल देना चाहिए। वहाँ पर रेमेडी थोड़ी चेंज हो जाती है। अभी मैं रेमेडी पर कभी वीडियो, तुम्हें तो आपको तो पता ही है कि हम यूट्यूब पर नहीं करते, क्लासेस में ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि हम ना फिर रेमेडी ध्यान से बताते हैं कि इस रेमेडी की कोई और नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। इसलिए हम दर्शकों को यही समझाना चाहेंगे कि विदाउट प्रॉपर कंसल्टेंसी आप कोई भी रेमेडी ना फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं देखता हूँ, मैं क्या सभी देखते हैं कि इतनी रेमेडीज़ आ रही होती हैं। कई बार अच्छा भी लगता है कि लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी हमें दिख रहा होता है कि अरे इसने ये कर लिया बिना सोचे समझे, तो इसका तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं अग्री करूँगा कि इसको ध्यान से करें। आई गेस सर, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना है। लाइक पर्सनली एज अ स्टूडेंट आई फील वेरी मच थैंकफुल ठीक है कि आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके साथ, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें जान पाई मून की महादशा के बारे में। सो वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अवनी, आपके सवाल भी बहुत अच्छे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए, क्योंकि जितना अच्छा प्रश्नकर्ता होता है उतने अच्छे उत्तर हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, sir. Means a lot.